वेलकम टू गेट एकेडमी। मैं हूं आपका एजुकेटर संकल्प तिवारी। और जैसे कि हमारी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, उसमें हमने एक पेपर पूरा डिस्कस कर लिया 2019 का। अब आज के सेशन में हम लोग जो दूसरा सेशन का पेपर था उसको शिफ्ट 2 का उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज के वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं आपको कि गेट एकेडमी कोर्स लॉन्च किया है। CBT 1 CBT 2 कंबाइंड रहेगा इसमें, सिर्फ और सिर्फ 777 में। ठीक है, अगर आप सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बिल्कुल आप इस कोर्स को परचेस करके अभी से ही आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। इस कोर्स का फ़ायदा यह है, एक तो रीजनेबल प्राइस में है, उसको उसके बाद क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है सब सिलेबस के हिसाब से। और साथ ही साथ आप CBT 1 के साथ साथ CBT 2 की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और कुछ भी डाउट आता है तो उसके लिए मैं हूँ आपके लिए, सपोर्ट के लिए। जैसे आप लोग ने बोला था कि सर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करो, तो वो मैंने स्टार्ट कर दिया है। इसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज लाऊंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे लाऊंगा। और एक और मैं बात बता दूं कि एप्लीकेशन डेट आपकी 30 जुलाई से लेकर 29 अगस्त तक है। तो क्या क्या चीज़ें इसमें लगती हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, फॉर्म कैसे फिल करना है, सारे हमारे चैनल में बताया गया है। किस जोन से फॉर्म फिल करना है, डिपार्टमेंट प्रेफरेंस क्या होना चाहिए, मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्या होना चाहिए, तो उसको आप देख सकते हो। कुछ भी डाउट हो आप पूछ सकते हो। तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये देखिए शिफ्ट 2 का पेपर है, 28 अगस्त 2019 को हुआ था। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि द हेडिंग अप ऑफ वाटर अबव इट्स नॉर्मल लेवल व्हाइल पासिंग अंडर द ब्रिज इज नोन एज। तो जब पानी आपका ब्रिज के नीचे से जाते रहता है तो उसका जो लेवल बढ़ता है, ठीक है, जैसे ही वो टकराता है तो उसका जो लेवल बढ़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, ये आप लोग इरिगेशन में भी पढ़े होंगे और ब्रिज इंजीनियरिंग का भी ये पार्ट है। ठीक, तो उसकी मैं बात करूं तो वो हो जाता है एफ्लक्स। वो क्या हो जाता है आपका? एफ्लक्स। ठीक है, एफ्लक्स इज द राइट आंसर। एफ्लक्स इज द राइट आंसर। क्लियर? एफ्लक्स जो है वो आपका राइट आंसर है। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो, डायग्राम में देख सकते हो, ये देखो। ठीक है, ये नॉर्मल लेवल था, जैसे ही पानी यहाँ पे टकरा ये देखो लेवल, पानी का लेवल बढ़ गया। ठीक है, द हेडिंग अप ऑफ वाटर। क्लियर? तो इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, देखो रिमोट सेंसिंग से भी क्वेश्चन आता है, आपके सिलेबस में दिया गया है। मैंने जब सिलेबस के बारे में डिटेल बताया था तो एक्टिव सेंसर, पैसिव सेंसर, इन सब से क्वेश्चन आता है। तो पैसिव सेंसर होता क्या है उसके बारे में पूछा है, और पैसिव सेंसर क्या यूज करता है। तो यहाँ पे डायग्राम से ही आप देख के समझ सकते हो, जितना भी सैटेलाइट वगैरह हुआ उसमें जो पैसिव सेंसर्स होते हैं वो सनलाइट को यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा है। तो यहाँ पे सोर्स ऑफ एनर्जी आपकी कहाँ से आ रही है? सन से आ रही है। दिस इज फ्रॉम सन। सन एज द सोर्स ऑफ एनर्जी। क्लियर? नेक्स्ट अपन बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। ये टिम्बर के बारे में बोला है, बिल्डिंग मटेरियल आ गया। तो ये क्वेश्चन आप लोग जानते ही जानते हो, आप लोग बिल्डिंग मटेरियल में ये फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार आता है। ठीक है, कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ कहाँ पे होती है, स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर की कहाँ पे होती है? तो पैरेलल होती है भाई। ठीक है, मैक्सिमम इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द ग्रेन। क्लियर? ये तो रटा हुआ होगा आपको आंसर इसका। ठीक, द स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर इज मैक्सिमम इन द डायरेक्शन पैरेलल टू ग्रेन। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं, द इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस्ड विथ स्पेसिफिक वेवलेंथ टू illuminate ए टारगेट ऑन ए टेरेन फॉर स्टडिंग द स्कैटर्ड रेडियंस इज कॉल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम दिखाया हूँ, एक तरफ है एक्टिव रिमोट सेंसिंग और एक तरफ है पैसिव रिमोट सेंसिंग। पैसिव रिमोट सेंसिंग मैंने अभी बताया था कि वहां पे हम लोग जो एनर्जी लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं? सन से लेते हैं। तो यहाँ पे जो बोल रहा है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में बात कर रहा है, तो उसको हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं? वो आप यूज करते हो एक्टिव रिमोट सेंसिंग। क्लियर? उसको आप कहाँ यूज करते हो? एक्टिव रिमोट सेंसिंग। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रोड्यूस द स्पेसिफिक वेवलेंथ टू एलिमिनेट द टारगेट टू स्टडी द स्कैटर्ड रेडियंस, दैट इज कॉल्ड एक्टिव रिमोट सेंसिंग। क्लियर? नेक्स्ट, IAQ क्या होता है? तो ये एयर पॉल्यूशन में आप लोग पढ़ते हो उसके बारे में। ठीक है, IAQ होता है आपका इंडोर एयर क्वालिटी। ठीक, इंडोर एयर क्वालिटी। ठीक है, रिपीट हो गया क्या दोनों जगह? इंडोर एयर क्वालिटी, इसका आंसर हो जाएगा इंडोर एयर क्वालिटी। IAQ मतलब इंडोर एयर क्वालिटी। क्लियर? नेक्स्ट, अलग अलग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं, उसमें जो इंडोर पॉल्यूशन होता है उसमें इंडोर एयर क्वालिटी के बारे में बात की है। ठीक है, जैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स आप लोग पढ़ते हो, AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स। ठीक है, वैसे ही आपका IAQ हो गया इंडोर एयर क्वालिटी। क्लियर? नेक्स्ट अपन बात करते हैं, फाइबर्स यूज्ड इन FRC आर आल्सो नोन एज।
उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी रेनफोर्समेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, जो फाइबर्स यूज होते हैं एफआरसी में, फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट में, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी रेनफोर्समेंट। क्लियर। देखो वन लाइनर कितने आसान आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट बात करें, मगर वही है कि आपके वन लाइनर क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। हम लोग ऐसे क्वेश्चन को जनरली पढ़ते नहीं, डिप्लोमा वाले बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, तो द बेस्ट टाइप ऑफ क्रशर फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एम सैंड इज, ठीक है, एम सैंड जो होती है उसको हम लोग, बेस्ट क्रशर कौन सा होता है, क्रशर जो आप जानते हो उसमें बेस्ट क्रशर कौन सा होता है, तो वो आपका होता है वीएसआई क्रशर। ये दिख रही है डायग्राम में आपको फोटो। ठीक है, क्या होता है सर वीएसआई क्रशर, वाइब्रेटरी, वाइब्रेटरी सैंड इम्पैक्ट क्रशर। ठीक है, ये यूज करते हैं हम लोग एम सैंड की क्रशिंग के लिए, वाइब्रेटरी सैंड इम्पैक्ट क्रशर, वीएसआई क्रशर। क्लियर। तो ये डायग्राम देख देख के अभी आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ये फिर आपका बिल्डिंग ड्राइंग से पूछ दिया, द फ्लेक्सिबल कर्व कंसिस्ट ऑफ ए लेड बार इनसाइड रबर which bends conveniently to draw a smooth curve through any set of point which of the following drawing aid is used। क्या हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसके लिए, सेट स्क्वायर यूज करते हैं क्या, डिवाइडर यूज करते हैं क्या, स्केल यूज करते हैं क्या। तो ये डायग्राम आपको दिख रहा है, ये डायग्राम है फ्रेंच कर्व का, ये दिख रही है आपको, दिस इज योर फ्रेंच कर्व, ये यूज करते हो आप। ठीक है, ये यूज करते हो, फ्रेंच कर्व आप यूज करते हो। ठीक है, दिख रही है फ्लेक्सिबल कर्व कंसिस्ट ऑफ ए लेड बार इनसाइड ए रबर विच बेंड्स कन्वेंटली टू ड्रॉ द स्मूथ कर्व, उसके लिए फ्रेंच कर्व यूज करते हो। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, कितने आसान आसान से क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको। द लार्ज स्टील सिलेंड्रिकल मेटल कंटेनर यूज्ड इन आरएमसी प्लांट्स यूज्ड टू स्टोरिंग सीमेंट। आप आरएमसी प्लांट देखे होंगे, उसमें ऐसे बड़े बड़े बंकर्स बने रहते हैं, बंकर्स बोल रहा हूं मैं। ठीक है, बड़े बड़े कंटेनर बने रहते हैं, ये कंटेनर सीमेंट को स्टोर करने के काम आते हैं, फ्लाई ऐश को स्टोर करने के काम आते हैं। इसको हम बोलते हैं सिलो, इसको हम क्या बोलते हैं, सिलो। ठीक है, ये काय के काम आ रहे हैं, स्टोर करने के काम आ रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, सिलो बोलते हैं। ठीक, ये एक न्यूमेरिकल दे दिया आपको जियोटेक से, परमेबिलिटी से। तो आप जानते हो एक हॉरिजॉन्टल परमेबिलिटी होती है, ठीक है, जिसका के एच का फॉर्मूला क्या होता है, K1H1 प्लस K2H2, ठीक है, प्लस K3H3 अपॉन K1 प्लस K2 प्लस K3। ठीक है, और वहीं अगर मैं बात करूं आपका वर्टिकल का, तो वर्टिकल के बारे में पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, सॉइल एट ए साइट कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स, द टॉप लेयर हैज परमेबिलिटी K। ठीक है, ये ऐसे अलग अलग सॉइल है, अलग अलग सॉइल की लेयर है। ठीक, इसमें बोल रहा है जो टॉप लेयर है जिसकी परमेबिलिटी आपको दी हुई है K, ठीक, इसकी वैल्यू है K, और जो बॉटम लेयर है उसकी परमेबिलिटी आपको दी है 5K। क्लियर। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं, उसके बाद जो थिकनेस ऑफ बोथ द लेयर, दोनों की थिकनेस आपको कितनी दी है, दोनों की थिकनेस सेम दी है, मतलब इसकी भी थिकनेस अगर मैं मान के चलूं H और इसकी भी थिकनेस में मान के चलूं वो है H। क्लियर। अब वो क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द एवरेज परमेबिलिटी इन द वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन मतलब ये परपेंडिकुलर वाला हो गया, वर्टिकल डायरेक्शन का पूछ रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन। तो वर्टिकल डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये परपेंडिकुलर वाला हो गया भाई, तो इसके लिए फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, कि एवरेज का अगर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा वर्टिकल डायरेक्शन का, तो वो हो जाएगा आपका H1 प्लस H2 अपॉन H1 अपॉन K1 प्लस H2 अपॉन K2। ठीक है, यहाँ पे दोनों इक्वल हैं H और H, H1 भी H है H2 भी H है, तो ये हो गया 2H, सीधे पुट करो। ठीक, H1 अपॉन K1, K1 कितना दिया है K, तो ये H अपॉन K हो गया, प्लस, ठीक है, H2 भी कितना है H, H अपॉन K2 कितना दिया है 5K। तो इसको आप सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 2H अपॉन 5H प्लस H अपॉन 5K। ठीक, तो ये हो गया 5 के ऊपर चले गया, तो ये आपका हो गया 2H इंटू 5K, ठीक, अपॉन 6, नीचे कितना हो गया 6H, 6H। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आ रहा है, ये हो गया 5/3K, 5/3K। ठीक है, 5K/3, ठीक, 5K/3, ये हो गया आपका आंसर, दिस इज योर आंसर। तो दो प्रकार के होता है, हॉरिजॉन्टल
जो पैरेलल अपना रहता है, ठीक है, जिसमें आपका डिस्चार्ज अलग रहता है, इसमें डिस्चार्ज आपका सेम रहता है, ठीक है, बेडिंग प्लेन जो परपेंडिकुलर रहता है उसके लिए। क्लियर? तो वो था हमारा। उसके बाद मैंने आपको बता दिया कैसे सॉल्व करना है। इसके बाद नेक्स्ट अपन लोग चलते हैं, द प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन, ठीक है, तो ये आपका इन्वायरमेंट से हो गया। कुछ प्रोटोकॉल्स वगैरह आप लोग पढ़ते हो, जैसे कि क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल आप जानते हो ग्रीन हाउस गैसेस के लिए हुआ था, मेरे ख्याल से 1992 में हुआ था, ठीक है। और वेना कन्वेंशन जैसे कि ओजोन लेयर के लिए हुआ था, ठीक है। आपको बता रहा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके लिए हुआ था, ठीक। तो वैसी प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल हम लोग जो लिए थे वो हुआ था आपका द फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्रोटेक्शन ऑफ द नॉर्थ सी। तो ये चीज भी आप पढ़ के चले जाना, क्योंकि ऑलरेडी आपके में इन्वायरमेंट है, तो इसको आप पढ़ोगे, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग पढ़ के जाना भाई, निगलेक्ट मत करना, वहां से क्वेश्चन पूछा है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है आप समझ सकते हो। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस। देखो आप जानते हो दो प्रकार की हार्डनेस होती है, एक होती है आपकी टेम्पररी हार्डनेस, ठीक, टेम्पररी हार्डनेस, ठीक। टेम्पररी हार्डनेस किसके कारण होती है भाई? टेम्पररी हार्डनेस होती है आपकी कार्बोनेट बाइकार्बोनेट ऑफ, ठीक, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। और इसको काय से हम लोग रिमूव करते हैं? बॉइलिंग ऑफ वाटर, बॉइलिंग ऑफ वाटर, ठीक, या फिर एडिशन ऑफ लाइम, ठीक, क्लियर। और वहीं एक होती है आपकी परमानेंट हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस। तो परमानेंट हार्डनेस किसके कारण होती है आप जानते ही हो, Cl2 हो गया, SO4 हो गया, NO3 हो गया, इन सब के कारण आपकी क्या होती है? और ये भी किसके? कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण। इन सब के कारण आपकी क्या होती है? परमानेंट हार्डनेस। और परमानेंट हार्डनेस को आप रिमूव करने के लिए क्या करते हो? वाटर सॉफ्टनिंग प्रोसेस, वाटर सॉफ्टनिंग प्रोसेस, ठीक। कौन कौन सी है? एक है आपकी लाइम सोडा प्रोसेस, लाइम सोडा प्रोसेस, ठीक। एक है आपकी जियोलाइट प्रोसेस, ठीक। एक है आपकी डीमिनराइजेशन, ठीक। तो इन सब में सबसे बेस्ट अच्छी कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोसेस रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस? बॉइलिंग ऑफ वाटर नहीं यूज होता, लाइम ट्रीटमेंट नहीं, दोनों किसके लिए है? टेम्पररी के लिए है। फिल्ट्रेशन प्रोसेस तो वाटर ट्रीटमेंट के लिए वो अलग है, ठीक है, वहां पे आप लोग जो एकदम माइन्यूट पार्टिकल्स है वो जानते हो, सोलूशन फिल्टर, वो सब हो गया। जियोलाइट प्रोसेस से हम लोग लगभग पूरा परमानेंट हार्डनेस को, मतलब मैक्सिमम एफिशिएंसी जियोलाइट प्रोसेस ही देती है आपकी, आयन एक्सचेंज प्रोसेस भी बोला जाता है। क्लियर? नेक्स्ट अपन बात करते हैं द हाईएस्ट पॉइंट ऑन ए कैरियज वे। कैरियज वे मतलब आपकी जिसपे गाड़ियां चलती हैं, ठीक है, आप लोग ये जानते होंगे, ठीक। दिस इज जो आपकी, ये आपका हो गया, ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन में बताता हूँ ऐसी, ठीक है, ये आपकी क्या हो गई? कैरियज वे, दिस इज यूर कैरियज वे, ठीक। और कैरियज वे के बाजू में एक आपका, कैरियज वे वो वे होता है जिसमें गाड़ियां चलती हैं, ठीक है। उसके बाजू में जो इमरजेंसी लिंक रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शोल्डर। ये आपका क्या हो गया? शोल्डर, शोल्डर। फिर यहाँ पे आपका इस प्रकार से रहता है, रोड मार्जिन रहता है, इस प्रकार से गया रहता है, ठीक है, इस प्रकार से गया रहता है। और ये रोड मार्जिन को भी मिला के आपका क्या हो जाता है? ये आपका राइट ऑफ वे हो जाता है। ये पूरा जो आपका रहता है दिस इज शोल्डर, इधर भी आपका शोल्डर है, ठीक, इमरजेंसी लेन, शोल्डर, ठीक। तो इन दोनों को मिला के ये टोटल आपका क्या कहलाता है? दिस इज यूर फॉर्मेशन विड्थ, दिस इज यूर फॉर्मेशन विड्थ, ठीक। अब यहां पे पूछ रहा है कैरियज वे का हाईएस्ट पॉइंट क्या होता है? हाईएस्ट पॉइंट आपका होता है क्राउन। सुपर एलिवेशन अलग चीज है, कर्व वगैरह में हम लोग सुपर एलिवेशन देते हैं, ठीक है। जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हम लोग आउटर एज को उठाते हैं उसको सुपर एलिवेशन बोलते हैं। केम्बर हम लोग क्या क्यों यूज करते हैं? केम्बर कैसा स्लोप है? ट्रांसफर स्लोप देते हैं। क्यों देते हैं? कि ताकि जो रेन वाटर है उसको हम डिस्पोज करने के लिए, रेन वाटर आपका क्या है, ऊपर से ही बह जाए, नीचे तक ना जाए। और ग्रेडियंट आप जानते हो लॉन्गिट्यूडनल स्लोप है, ठीक है, वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए जो हम लोग देते हैं राइज एंड फॉल अलोंग द लेंथ, वो आपका ग्रेडियंट होता है। क्लियर? उसके बाद बात करते हैं
नाइट लैंडिंग के बारे में। फॉर नाइट लैंडिंग, ये आपका एयरपोर्ट आ गया। फॉर नाइट लैंडिंग द रनवे थ्रेशोल्ड लाइट्स आर, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार की मैंने यहाँ पे टेबल दिया हूँ, उस टेबल को आप नोट कर सकते हो, ठीक है। तो जब भी जब आपका फ्लाइट आती है तो जो नाइट लैंडिंग में जो रनवे की थ्रेशोल्ड लाइट्स रहती हैं, ठीक है, वो आपकी किस कलर की होना चाहिए, तो वो आपकी ग्रीन कलर की होती है। ये टेबल को देख लेना, वो आपकी किस कलर की होती है, ग्रीन कलर की होती है। क्लियर। तो ये सब लाइटिंग वाइटिंग के बारे में, इन सब के बारे में एयरपोर्ट में देख लेना, आते हैं एक क्वेश्चन तो देगा देगा, ठीक। अब पूछ रहा है ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट और एड्स के बारे में। तो यहाँ पे आपको सभी दिख रहे हैं, ड्राइंग शीट्स भी यूज होती हैं, सेट स्क्वायर्स भी यूज होता है, टेम्पलेट्स भी यूज होता है। तो मैंने वैसे ही एक बार आपको बताया था इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ऑल ऑफ दी ऑप्शंस अगर दिया है टिक कर देना, सारी चीजें यूज होती हैं। बहुत बेसिक, बहुत आसान सा क्वेश्चन दिया है। ईओटी आपका क्या होता है, ठीक है, ईओटी का फुल फॉर्म क्या होता है बताओ, इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रेवलिंग, ठीक है। इलेक्ट्रिक ईओटी मतलब हो गया इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रेवलिंग। इस प्रकार की आपको क्रेन दिखती है, ठीक है, ये दिख रहा है डायग्राम में, इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रेवलिंग दिख रहा है। ये पूरा ये आपका इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रेवलिंग क्रेन, इसको हम लोग बोलते हैं। क्लियर, ठीक है, इसको हम लोग ईओटी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रेवलिंग, ठीक। नेक्स्ट पूछ रहा है, इन केस ऑफ पब्लिक ड्रेनेज सिस्टम is not available in a locality, then the structure used to store waste water from toilet is। ये आप लोग पढ़ते हो कि जो हमारा जो सीवेज होता है उसको जब हम लोग सेकेंडरी ट्रीटमेंट यूनिट यूज करते हैं, उसमें कुछ एरोबिक प्रोसेस होती हैं और कुछ एनारोबिक प्रोसेस होती हैं, ठीक है। एरोबिक प्रोसेस में कौन सी आ गई आपकी, एरोबिक प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो एरोबिक प्रोसेस सेकेंडरी ट्रीटमेंट में बोल रहा हूं, एक होती है आपकी ट्रिकलिंग फिल्टर, ठीक, ट्रिकलिंग फिल्टर। एक होती है आपकी एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, ठीक, और एक होता है आपका ऑक्सीडेशन पॉन्ड, ठीक। ये ट्रिकलिंग फिल्टर के बारे में आपको बताना है, ये कैसी प्रोसेस होती है, ये अटैच प्रोसेस होती है, अटैच ग्रोथ प्रोसेस, अटैच ग्रोथ प्रोसेस, ठीक। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस कैसी रहती है, सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस, ठीक। उसके बाद अगर मैं बात करूं एनारोबिक प्रोसेस, एनारोबिक प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो एनारोबिक प्रोसेस में आपका क्या क्या आ जाता है, एनारोबिक प्रोसेस में एक आ जाता है आपका सेप्टिक टैंक, सेप्टिक टैंक, एक आ जाता है आपका इम्हॉफ टैंक, इम्हॉफ टैंक, और एक आ जाता है आपका स्लज डाइजेशन टैंक, स्लज डाइजेशन टैंक, ठीक है, स्लज डाइजेशन टैंक। तो इसमें क्या पूछ रहा है, वो कौन से प्रकार का वेस्ट वाटर सीवेज को ट्रीट करने का प्रोसेस है जो कि टॉयलेट वगैरह से वेस्ट निकलता है, ऐसी जगह जहां पे पब्लिक ड्रेनेज सिस्टम अवेलेबल नहीं है। तो जहां पे आप आइसोलेटेड स्ट्रक्चर बनाओगे वेस्ट वगैरह को यूज करने के लिए, जहां पे पब्लिक ड्रेनेज सिस्टम अवेलेबल नहीं है, ऐसी लोकेलिटी के लिए हम लोग जनरली सेप्टिक टैंक को यूज करते हैं। आप लोग अपने घर वगैरह में देखे होंगे, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेप्टिक टैंक। और सेप्टिक टैंक से आपका जो प्रोसेस होती है इसके अंदर वो एनारोबिक प्रोसेस होती है, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट, द पेनिट्रेशन वैल्यू ऑफ रेसिड्यू फ्रॉम डिस्टिलेशन अप टू 360 डिग्री ऑफ रैपिड क्यूरिंग कट बैक ब्यूटिमन इस, इसकी पेनिट्रेशन वैल्यू कितनी होती है। आप लोग जानते हो अलग अलग प्रकार की पेनिट्रेशन वैल्यू होती है, अलग अलग ग्रेड पता करने के लिए हम लोग ये पेनिट्रेशन टेस्ट करते हैं पेनिट्रोमीटर में, ठीक है। 1/10 वैल्यू होनी चाहिए अलग अलग ग्रेड पता करने के लिए। तो इसकी वैल्यू आपकी हो जाती है पेनिट्रेशन वैल्यू आपका 360 डिग्री सेल्सियस पे रैपिड क्यूरिंग कटबैक के लिए 80 to 120। ये देखो ऐसे डेटा वाले क्वेश्चन आते हैं, आपको अच्छे से इन डेप्थ पढ़ना ही पड़ेगा, आपको अलग से नोट्स बनाना ही पड़ेगा आरआरबी जेई के लिए, ठीक है। आप हल्के में इसको मत लेके चलो। अब ये आपका कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी से आ गया, बहुत क्वेश्चंस आते हैं, वर्केबिलिटी से एक क्वेश्चन आपको दिखेगा ही दिखेगा। इन ए कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट ऑफ कॉन्क्रीट इफ द कॉम्पैक्शन वैल्यू इज लेस देन 0.95, ठीक है। कॉम्पैक्शन वैल्यू अगर 0.95 से कम है और 0.85 से ज्यादा है
तो वो किसके अंदर आएगा, तो यहाँ टेबल मैंने आपको दिखा दिया। वेरी लो कब होगा कॉम्पैक्शन फैक्टर, जब 0.78 हो। लो कब होगा, जब 0.85। मीडियम कब होगा, 0.85 से ज्यादा और 0.92 तक। ठीक, हाई कब होगा, 0.95 से आपका क्या हो जाएगा, ये ज्यादा हो जाएगा, मतलब उसके बराबर रहेगा। ठीक, तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर यहां पे हो जाएगा आपका मीडियम। ठीक, मीडियम हो जाएगा। क्लियर, इसका आंसर आपका मीडियम हो जाएगा। ठीक, ठीक। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, कंप्रेसिबिलिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ। तो कंप्रेसिबिलिटी आपकी किसकी रेसिप्रोकल होती है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की होती है। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, कंप्रेसिबिलिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। आप जानते ही हो C इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल पी। ठीक, या फिर इसको आप ऐसे बोल सकते हो 1 अपॉन बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक, नेक्स्ट अपन बात करते हैं द रेन वाटर होल्स इन अ पैरापेट और इन एजिंग इज कॉल्ड। तो पैरापेट वॉल वगैरह में जो आपकी इस टेरेस में जो वॉल होती है पैरापेट वॉल, उसमें पानी को बहाने के लिए जो आप लोग यूज करते हो वो वीप होल्स होते हैं। ठीक है, दैट इज वीप होल्स। क्लियर, दिख रहा है डायग्राम। नेक्स्ट अपन बात करते हैं द मेथड इन विच मोटर इज कन्वेड थ्रू ए होस एंड न्यूमेटिक प्रोजेक्टेड इन ए हाई वेलोसिटी। एकदम आप जो मोटर को एकदम फोर्स से डालते हो, ठीक है, फोर्स से डालते हो सरफेस पे, तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिटिंग। उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिटिंग। ठीक है, दिख रहा है डायग्राम में आपको, इस प्रकार से फोर्स से डालते हैं उसको हम लोग यूनिटिंग बोलते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं द वाटर इन सॉइल विच इज इन एक्सेस ऑफ हाइड्रोस्कोपिक एंड कैपिलरी वाटर एंड विच can move freely downward, then water is porous and drainage available is called। जो पानी इजीली फ्लो हो जाता है, ग्रेविटी वाटर या फ्री वाटर, ठीक है, जो इजीली फ्लो हो जाता है उसको हम लोग या तो ग्रेविटी वाटर बोलते हैं या फ्री वाटर बोलते हैं। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्री वाटर। हाइग्रोस्कोपिक वाटर आपको पता है, ठीक है, जो एटमॉस्फेयर से थोड़ा सोख के रख लेता है, दैट इज हाइग्रोस्कोपिक वाटर। कैपिलरी वाटर के बारे में भी आप जानते हो, ठीक है, कैपिलरी वाटर जो राइज एंड फॉल होता है, कभी ऊपर जाता है, ठीक है, जनरली उसकी वैल्यू को निगेटिव लेके चलते हो आप लोग, वो तो यहाँ पे आप देख सकते हो उस प्रकार का डायग्राम भी दिखा है। वाटर हेल्ड, जो माइक्रोपोर्स में जो आपके वाटर रहते हैं वो दैट इज योर कैपिलरी वाटर। ठीक, और जो इजिली मूव हो जाता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री वाटर। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हाइग्रोस्कोपिक वाटर, रिमेनिंग वाटर अडहेर द सॉइल पार्टिकल। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट पूछ रहा है फाउंडेशन प्लान विल शो। फाउंडेशन प्लान जो रहता है वो क्या दिखाता है, वो आपका साइज एंड डेप्थ ऑफ फाउंडेशन को दिखाता है। किसको दिखाता है, साइज एंड डेप्थ ऑफ फाउंडेशन को दिखाता है। क्लियर। फिर नेक्स्ट पूछ रहा है, ये इंजीनियरिंग इकोनॉमी का क्वेश्चन आ गया। अब देखो ऐसे क्वेश्चन आपको अगर नहीं बन रहे हैं तो सबसे अच्छा ऑप्शन है, रिस्क लेना चाहते हैं, ऑल ऑफ दी ऑप्शन। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो यहाँ पे सारे स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। इंजीनियरिंग इकोनॉमी इज ए कलेक्शन ऑफ मैथमेटिकल टेक्निक विच सिंप्लीफाई इकोनॉमिक कंपैरिजन, सही है ये। ठीक, इंजीनियरिंग इकोनॉमी इज ए डिसीजन असिस्टेंट टूल बाय विच वन मेथड विल बी चूजन एज द मोस्ट इकोनॉमिकल वन, ये भी सही है। फॉर अंडरस्टैंडिंग द इंजीनियरिंग इकोनॉमी वन शुड बी एबल टू क्लासीफाई द बेसिक टर्मिनोलॉजी एंड फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, तो ये सारी तीनों तीनों स्टेटमेंट आपके क्या हैं, सही हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द ऑप्शन। ठीक, इंजीनियरिंग इकोनॉमी क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल मैथमेटिकल टेक्निक्स विच सिंप्लीफाई द इकोनॉमिक कंपैरिजन। ठीक, इकोनॉमिक इकोनॉमी, इंजीनियरिंग इकोनॉमी इज अ डिसीजन असिस्टेंट टूल बाय विच वन मेथड विल बी चूजन एज द मोस्ट इकोनॉमिकल। कौन सा मोस्ट इकोनॉमिकल है, वो मैथमेटिकल टेक्निक हम लोग यूज करते हैं, उसको इंजीनियरिंग इकोनॉमी बोलते हैं। ठीक, फॉर अंडरस्टैंडिंग, ये सीपीएम पर्ट वाला टॉपिक हो गया। फॉर अंडरस्टैंडिंग द इंजीनियरिंग इकोनॉमी वन शुड बी एबल टू क्लासीफाई बेसिक टर्मिनोलॉजी एंड फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमी, थोड़ा बहुत इकोनॉमी का रहना चाहिए। ठीक है, तो इसके सारे ऑप्शंस करेक्ट होंगे, यहाँ पे आपको कॉमन सेंस लगाना है। तो ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट 25 क्वेश्चन को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं आपको डायग्राम के साथ एक एक चीज बताते जा रहा हूं, और उससे भी क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी मैं आपको क्लियर करते जा रहा हूं। ठीक है, तो जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, अच्छा लगे तो लाइक करो। ठीक है, और इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।